दो बहुत ही खास दोस्त होते हैं। एक का नाम गोपाल होता है, दूसरे का नाम सोनू होता है। दोनों मिलकर एक सब्जी का ठेला लगाते हैं और सब्जी बेचते-बेचते गाँव-गाँव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाते हैं। और जब सब्जी बेच रहे थे तो उनके पास एक महिला आती है और आकर सब्जी खरीदती है, सब्जी का मोल-भाव करती है। सब्जी का मोल-भाव करते-करते उनसे कहती है कि भैया सब्जी बड़ी महँगी दे रहे हो, थोड़ी सस्ती लगा लो। इस तरह से वो मोल-भाव कर रही थी। मोल-भाव करते-करते करीब 1.5 से 2 मिनट का समय लग जाता है। वो महिला सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। जब वो चली जाती है तो जो गोपाल था अपने दोस्त सोनू को लगातार वो देख रहा था। देखते-देखते कहता है, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारी पत्नी की तरह दिखाई दे रही है। ठीक उसी की तरह मोल-भाव करती है, उसी की तरह बातचीत करती है, जैसा लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी ही हो। सोनू ये सब बातें सुन तो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात हुई नहीं हो। तभी गोपाल उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्या बात है? सोनू कहता है कि मैं ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जिस महिला को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं, जिसके मौत के इल्जाम में वो 18 महीने तक सलाखों के पीछे रहा हो, जिसके मौत के खुलासे के लिए पुलिस को 15,000 रुपए का इनाम मिला हो, वो महिला आखिरकार जिंदा कैसे हो सकती है? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तभी उसका दोस्त जो होता है उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है, कहता है हो ना हो हमें चलकर या तुम्हें खुद इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए, और तुम्हें क्या, हम दोनों मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। अब इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि जो महिला उनसे सब्जी खरीद रही थी, जो महिला उनसे मोल भाव कर रही थी, वो महिला कोई और नहीं बल्कि सचमुच सोनू की पत्नी होती है। अब ये मामला अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, फैल जाता है, और जैसे ही मामला फैलता है तो न केवल पुलिस की परेशानी बढ़ती है बल्कि ये मामला 2 प्रदेशों में फैल जाता है, इसकी गूंज फैल जाती है। जब लोगों को इस मामले के बारे में पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है। लोग कहते हैं कि पुलिस इस ऐसे मामलों में और इतने निचले स्तर तक काम करती है कि लोगों की जिंदगी खराब कर देती है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है दौसा। दौसा जिले में ही एक मेहंदीपुर बालाजी धार्मिक स्थल पड़ता है। वहाँ पे लोग अक्सर बाहर से आते जाते थे। यहाँ पे ही एक अ, व्यक्ति होता है जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है। वो अपनी पत्नी उर्मिला देवी को और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है, उसको लेकर इस धार्मिक स्थल पे आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। दर्शन पूजन करने के बाद मार्केट की ओर घूमने फिरने निकल जाते हैं। वो सीधा पहुँचते हैं अ, बॉम्बे वाली गली में। बॉम्बे वाली गली में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक धार्मिक किताबों की दुकान होती है। उस दुकान पे आरती जाती है। आरती जब जाती है दुकान पे तो किताबों को उलट-पलट के देख रही थी, कई किताबों को देखती है। उस दुकान पे 2 लड़के होते हैं, एक का नाम सोनू सैनी होता है और दूसरे का नाम गोपाल सैनी होता है। दरअसल उस लड़की को सोनू सैनी ही किताबें दिखा रहा था। अब लड़की जो होती है आरती, उससे मोल-भाव कर रही थी। मोल-भाव करते-करते उन दोनों की नज़रें मिलती हैं और नज़रें मिलती है जैसी हैं, उन दोनों में दोस्ती जाती है और दोस्ती धीरे-धीरे कब प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। उन दोनों अपने में बातचीत करते-करते मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान करते हैं। उसके बाद उन दोनों की मोबाइल से बातचीत होने लगती है। आरती अपने घर चली जाती है और वो लड़का सोनू जो था उस दुकान पे काम कर रहा होता है। जब इन दोनों से बातचीत हो रही थी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, तो बातचीत करते-करते एक दिन ये दोनों फैसला करते हैं, कहते हैं क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और अपना घर बसा लें। इसके बाद जो आरती है वो एक दिन अपने माता और पिता को छोड़कर घर से चली जाती है और जाने के बाद 5 सितंबर 2015 को कोर्ट में सोनू सनी से वो शादी कर लेती है। इसके बाद जैसे ही घर छोड़कर जाती है, उसके माँ और बाप उसको हर जगह तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आरती का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन 3 दिन बाद यानी कि 8 सितंबर 2015 को आरती का एक सूचना उसके पिता के पास पहुँचता है। वो लिखती है उसमें, कहती है कि मैंने कोर्ट में सोनू सनी नाम के लड़के से शादी कर ली है और मैं यहाँ अपनी नई ज़िंदगी में खुश हूँ, तुम परेशान मत होना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वो लड़की अपने ससुराल का पूरा पता अपने पिता को दे देती है। जब इस तरह की बातें उसके पिता सुनते हैं, तो थोड़ा वो परेशान तो ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर तसल्ली कर लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी कर ली है, जहाँ भी होगी खुश होगी। इसके बाद जो सोनू होता है, वो अपनी पत्नी आरती को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही घर जाता है, घर जाने के बाद घर वालों को बताता है, कहता है कि मेरी पत्नी है, मैंने इससे कोर्ट में शादी कर ली है। हालाँकि सोनू के जो परिवार वाले होते हैं, उन दोनों की शादी को रजामंदी दे देते हैं, मंजूर कर लेते हैं। दोनों परिवार में हँसी-खुशी ठीक-ठाक रह रहे होते हैं। अभी उन दोनों के शादी को 8 दिन ही हुए थे कि 8वें दिन ही जो आरती होती है, उसकी जो पत्नी होती है, वो अचानक से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। अब जैसे वो लापता होती है, सोनू उसको हर जगह तलाश करता है, हर गाँव में, जगह-जगह हिस्से में तलाश करता है, लेकिन उसका कुछ अता-पता नहीं चलता है।
तभी सोनू अपने ससुर को यानी कि आरती के पिता को फोन करता है और कहता है कि आरती 16 सितंबर 2025 को घर से अचानक लापता हो गई है। न जाने कहाँ गई है। मैं उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश मैंने किया है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला है। ये आपके पास गई है या नहीं गई है। अब जैसे ही आरती के पिता ये बात सुनते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब उसके माँ और पिता दोनों अपनी बेटी की तलाश करने निकल जाते हैं। वो हर जगह उसकी तलाश करते हैं, लेकिन आरती का कुछ अता पता नहीं चलता है। तभी सूरज प्रसाद गुप्ता यानी कि आरती के पिता और उसके माँ दोनों उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन कोतवाली पहुंचते हैं और जाने के बाद वहां पे एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी 16 सितंबर 2025 को अचानक से लापता हो गई है। हम लोगों ने उसको बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। आप हमारी तलाश करने में मदद कर दीजिए। हालांकि पुलिस उन दोनों की बातें सुनकर एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए थी। हालांकि उसके बाद इस मामले को हुए 6 महीने का वक्त बीत जाता है। इसके बाद जो उसके पिता होते हैं सूरज प्रसाद गुप्ता आरती के, वो एक दिन बैठकर अखबार के पन्ने पलट रहे थे। जब अखबार के पन्ने पलट रहे थे तो पलटते पलटते उनके सामने एक न्यूज आती है। उसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के मगोरा थाना क्षेत्र में एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। जिसको अगर किसी को जानकारी हो तो आके शनाख्त कर ले। जैसे ही वो ये न्यूज पढ़ते हैं, इसके बाद वो सीधा उस थाने में पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद कहते हैं कि साहब, हो ना हो ये मेरी ही बेटी है। हालांकि उस लड़की की शनाख्त करने के लिए कोई आ नहीं रहा था, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था। अब जैसे ही वो व्यक्ति आता है, पुलिस को थोड़ी राहत की सांस मिलती है। इसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस की एक टीम सीधा बालाजी मंदिर पहुंचती है। वहां पहुंचकर सोनू सैनी और गोपाल सैनी दोनों को हिरासत में लेती है। हालांकि उस एफआईआर में गोपाल सैनी का भी नाम होता है। पुलिस ने जब इन दोनों को हिरासत में लिया तो हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ करती है। कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कब किया और क्या वजह थी। हालांकि जब इनसे पूछा जाता है तो ये इधर उधर की बातें करते हैं। इसके बाद पुलिस इन्हें एक कमरे में बंद कर देती है। बंद करने के बाद जो सोनू सैनी होता है, उसके हाथ के नाखून को उखाड़ दिया जाता है। इन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, उल्टा लटका कर मारा जाता है। इसके बाद जब बात आती है इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर की बात सुनकर दोनों डर जाते हैं और सोनू सैनी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसके हाँ में हाँ गोपाल सैनी को भी मिलाना पड़ता है। जुर्म कबूल कर देता है। वो कहते हैं कि हाँ, जिसको हम लोगों ने मारा है वो आरती है। इसका इन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से गोपाल सैनी की 9 महीने बाद ही जमानत हो जाती है, लेकिन सोनू सैनी की जमानत 18 महीने बाद होती है। दोनों एक साथ अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तो घर की स्थिति और परिस्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। दरअसल सोनू सैनी 4 भाई होते हैं, एक बहन होती है। दोनों सबके शादी हो गए होते हैं और साथ ही जो गोपाल सैनी होता है, उसकी 14 दिन बाद ही शादी होने वाली थी, बारात जाने वाली थी। लेकिन जेल जाने की वजह से उसकी शादी भी टूट जाती है। उन सबों के परिवार, रिश्तेदार, नाते, आसपास के जो लोग होते हैं, सभी उससे नाता तोड़ देते हैं। इसके बाद ये दोनों कहीं के नहीं रहते हैं। जिस जगह पे ये काम कर रहे थे वहां से इनका काम भी छूट जाता है। जहां भी जाते थे इनके हाथ मायूसी लगती थी। करीब इस घटना के हुए 7 साल का वक्त बीत जाता है। फिर 22 दिसंबर की ये बात है। ये एक दुकान पे काम कर रहे थे। एक लड़का होता है, वो इनके पास आता है। कहता है कि हो ना हो एक विशाखा गांव है, उस गांव में मैंने एक महिला को देखा है जो कि उरई जालौन की रहने वाली है और हूबहू तुम्हारी पत्नी की तरह दिखाई देती है, तुम्हें चलकर देखना चाहिए। जैसे ही गोपाल ये बात सुनता है, वो अपने दोस्त सोनू से कहता है कि बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो हमें चलकर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो सकता नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं कि ठीक है, चलकर देखना तो चाहिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उस घर तक जा सकें, उस मोहल्ले तक जा सके। तभी एक नया प्लान सोचते हैं और उस विशाखा गांव में ये ऊँट का खरीदार बनकर जाते हैं। ऊँट का खरीदार बनकर जाते हैं। इस व्यक्ति के पास जाकर उससे ऊँट की खरीदारी की बात करते हैं। कहते हैं हमें ऊँट दिखा दो, हमें ऊँट खरीदना है। हालांकि ऊँट दिखाने के लिए 500 रुपए उन्हें देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको ऊँट खरीदना हो या ना खरीदना हो, लेकिन सिर्फ दिखाना है तो दिखाने वाले व्यक्ति को आपको 500 रुपए देने पड़ते हैं। उन लोगों ने उनसे 500 रुपए दे दिया, लेकिन वहां से कुछ आरती का अता पता चल नहीं पाता है। हालांकि इस स्थिति में वो सोचने लगते हैं करें तो क्या करें, वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद उनको जो घर बताया गया था, उस घर के पास जाने की वो नई योजना बनाते हैं। वो एक सब्जी का ठेला खरीदते हैं, उस पर सब्जी लगाते हैं और उसी घर के आसपास इर्द गिर्द वो घूम रहे होते हैं। और अचानक से एक दिन आरती ही उस घर से निकलकर इनके ठेले के पास चली आती है और इनसे सब्जी का मोल भाव करती है। कहती है कि भैया सब्जी बहुत महंगी दे रहे हो, थोड़ा सस्ती लगा दो। हालांकि आरती इन दोनों को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से अपना वेशभूषा बना लिया था और करीब 7 साल से ज्यादा का वक्त भी बीत चुका था। तो शायद ये भी कारण रहा होगा कि आरती ने पहचान नहीं पाती है। जैसे वो सब्जी लेकर चली आती है, तभी दोनों सोच लगते हैं। कहते हैं यार, ये तो
हूबहू बिल्कुल आरती की तरह लग रही है, आरती ही है। इसके बाद ये दोनों बालाजी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद एसएचओ से मिलते हैं, कहते हैं कि साहब, मेरी पत्नी विशाखा नाम के गांव में है और वो जीवित है। उसके मामले में हम लोग जेल भी जा चुके हैं और आज भी डेली तारीख पड़ती है और हमें हमेशा तारीख में हम लोग जाते हैं। हम लोग की परिस्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जब पुलिस इस तरह की बातें सुनती है तो हैरान तो होती है, फिर कहती है कि लगता है ये सब मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं साहब, वो जिंदा है, हम जीवित है, हम लोगों ने देखा है। पुलिस कहती है ये पुलिस सबूतों के आधार पर काम करती है, ऐसे काम नहीं करती है। हालांकि इन दोनों को तो पता चल जाता है कि आरती जीवित है, लेकिन बाकी लोगों को बताए तो कैसे बताए। तभी वो एक योजना बनाते हैं और ई मित्र बनकर वो उस गांव में जाते हैं। उनके हाथ में एक रजिस्टर होता है। जाने के बाद उसी घर पे जाते हैं और उसके सदस्यों को आवाज लगाते हैं। तभी एक व्यक्ति निकल के आता है, तो उससे कहते हैं कि हम सरकारी विभाग से आए हैं। सरकार की एक योजना है शौचालय बनाने के लिए सरकार 2 लाख रुपए का योजना दे रही है, 2 लाख रुपए पैसा दे रही है। वो जैसी ही बात सुनते हैं, 2 लाख रुपए सुनने के बाद थोड़ा सा उनके बातों में आ जाते हैं, सोच लगते हैं, कहते हैं सभी को तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, फिर सरकार हमें 2 लाख रुपए क्यों देना चाह रही है। वो कहते हैं दरअसल एक लकी ड्रॉ सिस्टम है, उस लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आता है तो देख लेना, आपको भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। जब 2 लाख की बात आती है, जो व्यक्ति होता है, आरती का जो ससुर होता है, वो उनकी बातों में उलझ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हमें क्या करना होगा। वो कहते हैं कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी की जानकारी आपको देनी होगी, बाकायदा प्रूफ भी देना होगा, और साथ ही 1 महीने में आपके घर में कितने लोग आए हैं, गए हैं, कितने रिश्तेदार आते जाते हैं, उनका भी आपको जानकारी देना होगा। इसके बाद वो उनके बातों में आने के बाद उन्हें जानकारी नहीं, सिर्फ अपने हर एक सदस्य का आईडी प्रूफ भी दे देता है। और जैसे आईडी प्रूफ मिलता है, जब सोनू और गोपाल वो पन्ने पलट रहे थे, आईडी प्रूफ देख रहे थे, तो उसमें देखते हैं कि जिस महिला की वो तलाश कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, वही आरती वहां पे होती है, वो मिल जाती है। उसमें उसका एड्रेस लिखा होता है उरई जौलान। दरअसल जो उसके आरती के पिता थे, वो पहले उरई के जौलान में ही रहते थे, फिलहाल में वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आकर निवास कर रहे थे। इसके बाद वो सीधा उस कोतवाली में जाते हैं। जाने के बाद एसएचओ को वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, कहते हैं साहब ये रहा डॉक्यूमेंट्स। हालांकि जैसे ही एसएचओ उस डॉक्यूमेंट्स को देखता है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वो सीधे एसटीएफ को फ़ोन करता है और एसटीएफ को फ़ोन करने के बाद कहता है कि आप लोगों का एक मामला था 2015 में, एक मर्डर के मामले में आप लोगों ने उसका खुलासा भी किया था और उस मामले में आरोपियों को आप लोगों ने जेल भी भेज दिया था। लेकिन जिस मामले में आप लोगों ने उन आरोपियों को जेल भेजा था, दरअसल वो महिला मरी नहीं है, वो तो जिंदा है। अब जैसे एसटीएफ वाले ये बात सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद सीधा विशाखा में उस महिला के घर पे भेजती हैं और उस महिला को हिरासत में लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद उससे लाया जाता है। लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। कहा जाता है कि क्या कहानी है, ये बताओ। वो महिला कहती है, आरती बताती है कि दरअसल जब मैंने इससे कोर्ट मैरिज शादी की थी कोर्ट में, तो हमें लगा था कि यहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं हमें मिलेगी, मैं यहाँ पे खुश रहूंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन शादी के 8वें दिन ही उसे पता चल गया था कि दरअसल यहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं है। इनकी परिस्थिति इनके घर की बहुत ही दयनीय है। दरअसल सोनू से उसने 50,000 रुपए की डिमांड की थी, लेकिन सोनू उसके डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है। इसी वजह से उसे छोड़कर वो चली जाती है और जाने के बाद दूसरी शादी कर लेती है। जब मीडिया के लोग जब सोनू और गोपाल से पूछते हैं कि जब तुम लोगों ने कत्ल किया ही नहीं था तो तुम लोगों ने कबूल क्यों किया, तो दोनों बताते हैं कि जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें उल्टा लटका कर मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, उन्हें 3rd डिग्री से टॉर्चर दिया जाता है। और साथ ही जब एनकाउंटर करने की बात आती है तो दोनों डर जाते हैं और डरने की वजह से ये बातें बता देते हैं कि हाँ में हाँ गोपाल को भी मिलाना पड़ता है। इसके बाद जब उस आरती से पूछा जाता है कि जब तुमने दूसरी शादी कर ही ली थी तो फिर तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि अगर मैं बता देती तो शायद मेरा जो पति है मुझे छोड़ देता, मुझे इतना प्यार नहीं करता, मैं अपने नए जीवन में बिल्कुल खुश हूँ, खुशहाल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो उसके पिता होते हैं वो अपने बेटी से 1 महीने बाद ही संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन संपर्क में आने के बावजूद भी वो अपने दामाद को, पहले वाले दामाद को अपने बेटी के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाते हैं। हालांकि दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान कराना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बात यह है कि तमाम ऐसे लोग होंगे जो इस पुलिस के 3rd डिग्री की टॉर्चर की वजह से जुल्म नहीं किए भी होंगे, तभी वो अपने जुल्म को कबूल कर लिए होंगे। शायद इनकाउंटर की बात की वजह से बात करें या 3rd डिग्री की टॉर्चर की बात करें, तमाम ऐसे लोग होंगे जो बेगुनाह होंगे, लेकिन फिर भी वो आरोपी बनकर जेल में अपनी सजा को काट रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक एपिसोड में नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।